हेलो, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो एनर्जी एजुकेशन में। मैं हूं नरेंद्र शर्मा। पिछली क्लास में अपन ने अध्ययन किया था व्यापार और वाणिज्य के बारे में, फुटकर व्यापार के बारे में और थोक व्यापार के बारे में, यानी होलसेल बिजनेस क्या होता है, रिटेल बिजनेस क्या होता है, और व्यापारिक केंद्र जिनको ट्रेड सेंटर बोलते हैं, जिनमें ग्रामीण विपणन केंद्र और नगरीय विपणन केंद्रों के बारे में चर्चा अपन ने पिछले वीडियो में कर ली है। हमारा जो ये तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलाप का जो चैप्टर है, इसके 2 पार्ट्स अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। आज अपन बात करेंगे परिवहन के बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। तो हेडिंग लगाइए परिवहन। परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट की अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो, सबसे पहले जो परिवहन होता है वो क्या है, एक सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या अपन कह सकते हैं कि ये क्या है, सुविधा है। सुविधा ही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं अपन। मान लीजिए जयपुर जाना है जोधपुर से, तो तुरंत ट्रेन से, बस से, अपन कार से, किसी से चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सुविधाएं तो है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें व्यक्तियों को माल को, यानी जो तैयार माल है, कच्चा माल है, वो इसमें शामिल है। और संपत्ति यानी हमारी एसेट्स वगैरह है, संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है। ऐसी सुविधा या विधा को अपन क्या कहेंगे, परिवहन कहेंगे। हमारा जो आधुनिक समाज है, यानी अभी वर्तमान में जो आधुनिक समाज है, वो क्या चाहता है भाई, वो ये चाहता है कि एकदम तीव्र सक्षम परिवहन होना चाहिए। तीव्र होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, सक्षम परिवहन होना चाहिए। यानी तीव्र भी होना चाहिए और सक्षम भी होना चाहिए। जोधपुर से जयपुर जा रहे हैं तो वो अपन यही चाहते हैं कि फटाफट तुरंत एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं, बीच में कोई भी रुकावट वगैरह नहीं आनी चाहिए, या कहीं जाम वगैरह नहीं लगना चाहिए, गाड़ी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ट्रेन है वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं वो अपन तीव्र और सक्षम प्रौद्योगिकी चाहते हैं। तीव्र एवं सक्षम प्रौद्योगिकी की सहायता के साथ में अपन क्या करेंगे, हमारा जो ट्रांसपोर्ट है, हमारा जो परिवहन है, वो सेवा सुविधा अपन चाहते हैं। तो यही है हमारा परिवहन। इसमें आप लिख लीजिए, आगे हेडिंग लगाइए परिवहन, और परिवहन में लिखिए परिवहन एक ऐसी सेवा अथवा सुविधा है जो व्यक्तियों, माल तथा संपत्ति को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया ले जाया जाता है, वो क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। यानी एक ऐसी सेवा है, ऐसी सर्विस है जिसमें व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं। कोई कच्चा माल है, तैयार माल है, उसको बाज़ार में पहुंचाना है, वो चीज़ें अपन, और किसी भी एसेट्स वगैरह को पहुंचाना है, तो वो सारी चीज़ें किससे पहुंचाते हैं, अपन ट्रांसपोर्ट से पहुंचाते हैं, परिवहन से पहुंचाते हैं। आगे इसमें लिख लीजिए आधुनिक समाज तीव्र एवं सक्षम परिवहन की व्यवस्था चाहता है। परिवहन कैसा होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए। यह नहीं कि यहाँ से कोई चीज़ अपन मंगा रहे हैं, अपने मान लीजिए कोई जयपुर से जोधपुर कोई चीज़ मंगा रहे हैं और बहुत बड़े माल को वो परिवहन या मान लीजिए ट्रक से मंगा रहे हैं, वो ट्रक
काम ही नहीं कर रहा है और ख़राब हो रहा है बीच में, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सक्षम परिवहन होना चाहिए, तीव्र गति वाला परिवहन होना चाहिए। आधुनिक समाज वर्तमान में यही चाहता है कि तुरंत गति से हमारे पास में वो चीज़ें पहुंच जाए। ठीक है, आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन इस चैप्टर की या इस पॉइंट की क्या है? परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, समय दूरी तथा लागत दूरी में मापते हैं। परिवहन दूरी को किलोमीटर दूरी, यहाँ से कितने दूर पर है, समय उसमें कितना लगेगा और कॉस्ट कितनी आएगी, ये सारे की सारी ट्रांसपोर्ट जो डिस्टेंस है उससे मापा जाता है। यानी ये बहुत बार पूछा जाता है, ऐसा हमारे रिक्त स्थान में फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है। क्या पूछता है? परिवहन दूरी को खाली स्थान दूरी में मापते हैं, तो किलोमीटर दूरी, समय दूरी और लागत दूरी में मापते हैं। तो ये क्या है? हमारा परिवहन है, यानी एक तरीके से सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आगे ये आप उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं अपन। नोट कर लिया होगा। आगे हमारे सामने 3 ऐसी टर्म्स आती है जिसमें बहुत बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन उठ करके आया है। कौन कौन से आती है? देखो, सबसे पहले तो आता है परिवहन जाल तंत्र। ये क्या होता है भाई? देखो, परिवहन जाल तंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे ही परिवहन व्यवस्थाएं विकसित हो जाती है तो अनेक स्थान वो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, परिवहन व्यवस्थाएं विकसित हो गई, अनेक स्थान आपस में जुड़ गए और जुड़ करके एक तरीके से जाल का निर्माण करते हैं, नेट का निर्माण करते हैं। मान लीजिए जयपुर है, जोधपुर है, अलग अलग बीकानेर, उदयपुर, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, राज्यों की राजधानियों से जुड़े हुए हैं, हर प्रकार से NH है, स्टेट हाईवे है, उन सभी से जुड़े हुए हैं। तो वो सब क्या कहलाता है भाई? परिवहन जाल तंत्र कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिए, आप स्टार बना के लिख लीजिए परिवहन जाल तंत्र। इसमें लिख लीजिए परिवहन व्यवस्थाएं विकसित होने के साथ अनेक स्थान आपस में जुड़ जाते हैं। परिवहन जाल तंत्र कहलाते हैं। यानी अनेक स्थान है वो आपस में जुड़ गए। ठीक है, हर प्रकार से वो जुड़े हुए हैं। 2 नंबर टर्म्स क्या आती है? नोड। ये क्या होता है? देखो भाई, इसका मतलब ये होता है कि 2 अथवा अनेक मार्ग हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। जैसे देखो, इसमें थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए मेरे को सामान भेजना है अजमेर से, कहाँ भेजना है? दिल्ली भेजना है। अजमेर से दिल्ली भेजना है और वाया ये जयपुर है, ये जयपुर होता हुआ जाएगा NH के हिसाब से। तो एक तरीके से देखा जाए तो नोड किसे कहते हैं? 2 अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल हो सकता है, जिसमें गंतव्य बिंदु या उद्गम बिंदु हो सकता है। माल कहाँ से भेजते हैं अपन? अजमेर से भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? तो गंतव्य बिंदु क्या है? दिल्ली है। तो गंतव्य बिंदु या मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या नगर, वो क्या कहलाता है? नोड कहलाता है।
आपस में ये जुड़े हुए रहते हैं। यानी दो अथवा अधिक मार्गों का जो संधि स्थल होता है वो आपस में जुड़ जाना क्या कहलाता है? नोड कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए दो अथवा अधिक मार्गों का संधि स्थल, कोमा उद्गम बिंदु, संधि स्थल, उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु या मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा या नगर नोड कहलाते हैं। यानी आपस में जुड़े हुए हैं। उद्गम बिंदु जुड़ा हुआ है, गंतव्य बिंदु जुड़ा हुआ है, मार्ग के सहारे कोई नगर है तो वो भी जुड़ा हुआ है, रिंग रोड वगैरह से जुड़े हुए रहते हैं। ये वो क्या कहलाते हैं? नोड कहलाते हैं। और तीसरी हमारी टर्म कौन सी है? योजक। योजक में लिख लीजिए जो स्थान आपस में जुड़े रहते हैं, वे योजक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए अजमेर दिल्ली अपने को माल भेजना है, जयपुर है तो बीच में योजक क्या कहला? जयपुर। या अनेक मार्गों का जो एक तरीके से हर स्थान आपस में जुड़े हुए रहते हैं वो क्या कहलाता है? योजक कहलाता है। आपस में जुड़ना या स्थान आपस में जुड़े रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? परिवहन के बारे में। यानी अलग अलग परिवहन एक ऐसी सेवा सुविधा है। आधुनिक समाज है वो तीव्र और सक्षम परिवहन की व्यवस्था चाहता है। परिवहन दूरी को किलोमीटर, लागत और समय दूरी में मापते हैं। उसके बाद में परिवहन की 3 विधाएं अपन ने पढ़ी है, जिसमें एक तो हो गया जाल तंत्र, यानी व्यवस्थाएं विकसित होना, हर प्रकार से आपस में जुड़ना, वो क्या कहलाता है? परिवहन जाल कहलाता है। 2 मार्ग, अधिक मार्ग आपस में उद्गम बिंदु, गंतव्य बिंदु ये जुड़े हुए रहते हैं, नोड कहलाते हैं। और जो सभी स्थान आपस में जुड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं? योजक कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा? परिवहन के बारे में। अब हमारा रह गया परिवहन को प्रभावित करने वाले कार्य। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं भाई? देखिए जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है परिवहन की उतनी ही ज़्यादा आवश्यकता हो रही है। तो मांग परिवहन की ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जनसंख्या वो तीव्र गति से बढ़ रही है। तो एक तरीके से तो ये भी क्या है? कारण है। और भी अनेक कारण है, जिसमें भूदृश्य हो गया आपका, ठीक है, मार्ग के अलग अलग व्यवधान हो गए, जलवायु हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है? परिवहन को प्रभावित करती है। तो इसमें लिख लीजिए जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के साथ परिवहन
की आवश्यकता, परिवहन की आवश्यकता ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा हो गई है। ठीक है, यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, परिवहन की मांग है वो उसके हिसाब से आगे बढ़ रही है। आगे इसमें लिखेंगे परिवहन को भूदृश्य जलवायु मार्ग के व्यवधान और परिवहन प्रौद्योगिकी आदि प्रभावित करती है। देखो, भूदृश्य का क्या मतलब होता है भाई? भूदृश्य का मतलब ये होता है कि आप कहीं भी जा रहे हो और पहाड़ी इलाका आ गया, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सुविधा अच्छी तरीके से नहीं हो रही है, कहीं पर भूसंकलन हो जाते हैं, कहीं पर है वो नदियों के द्वारा रास्ते टूट जाते हैं, तो ये भी क्या होता है, परिवहन को प्रभावित करता है। जनसंख्या तो ऊपर कर ही रही है, प्लस भूदृश्य कर रहे हैं। जलवायु वाले क्षेत्र में देखिए, बहुत ज़्यादा गर्मी के जो दिन है या गर्मी वाले क्षेत्र है या बहुत ही ज़्यादा ठंड वाले क्षेत्र है, वहाँ पर परिवहन सुविधाएं विकसित नहीं हो पाती है। मार्ग के व्यवधान, अलग अलग क्षेत्रों में कोई भी जगह जगह पर सड़कें टूटी हुई है, कहीं पर उबड़ खाबड़ है, तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, मार्ग के व्यवधान कहलाते हैं। और परिवहन प्रौद्योगिकी का मतलब ये होता है कि जो चीज़ें हमारी, मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट या कोई बस हमारी है, ट्रक है, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी के अनुसार अच्छी टेक्नोलॉजी से नहीं बनाई हुई है, तो वो क्या कहलाता है, परिवहन प्रौद्योगिकी कहलाता है। यानी अच्छी टेक्नोलॉजी वाली और अच्छे मतलब कम प्रदूषण करने वाली हमारे पास में परिवहन व्यवस्थाएं होनी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें होगी तो परिवहन है वो उससे क्या होगा, प्रभावित होगा। तो जनसंख्या में वृद्धि के साथ परिवहन की आवश्यकता ज़्यादा हो गई और बाकी ये चीज़ें हैं वो परिवहन को क्या करती है, प्रभावित। आगे हमारा पॉइंट है संचार, कम्युनिकेशन। देखिए, संचार में अपन किसको शामिल करते हैं? संचार में हर प्रकार के जो शब्द है, विचार है, संदेश है, तथ्य है, इन सब का प्रेषण शामिल किया जाता है, यानी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना शामिल होता है। तो इसमें लिख लीजिए, संचार सेवाओं में शब्दों, विचारों, संदेशों तथा तथ्यों, कितने भी फैक्ट्स वगैरह है, तथ्यों का प्रेषण का मतलब कम्युनिकेट, प्रेषण सम्मिलित है, यानी शामिल है। शब्दों, विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। आगे, रेल, सड़क, वायु, जल, इंटरनेट आदि के द्वारा संचार को परिवाहित किया जाता है, पुराने ज़माने में गुप्तचर वगैरह जाते थे, घोड़े वगैरह भेजते थे, हर प्रकार की चीज़ें थी। परिवहन के सभी रूपों को संचार पथ कहा जाता है, संचार पथ कहा जाता है। तो ये है भाई,
संदेशों, विचारों, शब्दों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। और जितने भी हमारे जो इंटरनेट वगैरह है, ज़्यादा आजकल तो उसी का ही प्रयोग कर रहे हैं। और बाकी रेल, वायु, जल, यह जितने भी मार्ग हैं उनसे अपन संदेशों को भेजते थे। और परिवहन के सभी रूपों को क्या कहा जाता है? संचार पद्धति कहा जाता है। नोट कर आगे अपन बढ़ते हैं। हमारा पॉइंट है, यानी ये जो तृतीय क्रियाकलाप है इनमें शामिल लोग किस प्रकार शामिल है, ज़्यादा किन देशों में ज़्यादा शामिल है, सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। देखो हेडिंग लगा लीजिए, तृतीय क्रियाकलापों में शामिल लोग, यानी कितने लोग हैं वो किस प्रकार काम करते हैं, तृतीय क्रियाकलापों में जुड़े हुए हैं। देखिए अगर बात करें विकसित राष्ट्रों की, तो सर्वाधिक जितने भी विकसित कंट्रीज है वो सारी कंट्रियां किस में जुड़ी हुई है? सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई है। सर्विस सेक्टर में उनका ज़्यादा योगदान है। हमारे भारत में भी जो एक तरीके से देखा जाए तो सेवा क्षेत्रों में भी काफ़ी योगदान है। विकासशील देश है, फिर भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। प्राथमिक सेक्टर से ज़्यादा जुड़े हुए थे और सेवा क्षेत्रों से भी ज़्यादा जुड़ रहे हैं लोग, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन लिख सकते हैं, क्या लिखें? लिखो अधिक विकसित देशों में ज़्यादातर लोग सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इसमें आगे लिख सकते हैं, कम विकसित देशों में या विकासशील देशों में लगभग 10% लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यानी विकासशील देशों में आपको कितने परसेंट लोग मिलेंगे? 10% लोग ही सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए मिलेंगे। अगर उदाहरण की बात करें तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में 75% लोग सेवा क्षेत्रों में संलग्न है। यानी 75% लोग हैं वो यूएसए में सेवा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। अगर अपन बात करें कि इसकी पर्यटन क्षेत्र की, देखो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये भी एक सेवा क्षेत्र में ही है। पर्यटन है उसको उद्योगों का दर्जा दिया गया है, आपको पता है, लेकिन इसमें कोई चीज़ बनाई नहीं जाती है, बल्कि पर्यटन है वो आमोद प्रमोद के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। लोग हैं वो बहुत जगह के ऊपर घूमने जाते हैं, कहते हैं ना हम वहाँ घूम के आए थे, अब फिर अपनी रील्स बनाते हैं, फिर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर, जो सोशल मीडिया है उनके ऊपर डालते हैं और जो लोग हैं उनको मतलब भ्रमित करते हैं देखा जाए तो वो सारी चीज़ें वो क्या है, एक तरीके से पर्यटन में ही शामिल किया जाता है। तो इसको लिख लीजिए, पर्यटन को लिख लेते हैं। फिर आगे हमारा पॉइंट है पर्यटन। देखिए हेडिंग लगाइए, पर्यटन। ये क्या चीज़ होती है भाई पर्यटन? देखो सबसे पहले तो पर्यटन क्या है, एक यात्रा है। और ये एक तरीके से देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं है कि इसमें अब कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट आ रहा है, इनपुट डाल रहे हैं, वो चीज़ें नहीं है। ये पर्यटन क्या है, कि यात्रा है और आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। तो लिख लीजिए इसमें
पर्यटन एक यात्रा है जो आमोद प्रमोद के उद्देश्य आमोद प्रमोद के उद्देश्य से की जाती है। भाई लोग हैं वो ज़्यादा घूमना ज़्यादा पसंद करते हैं, घूमना ज़्यादा जाते हैं, सबसे ज़्यादा है वो लोग घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमते हैं। वही चीज़ें क्या है पर्यटन के लिए शामिल की गई है। आगे इसमें लिख लेंगे अपन विकसित राष्ट्र पर्यटन क्षेत्रों को सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं। पर्यटन क्षेत्रों को सर्वाधिक बढ़ावा देते हैं क्योंकि इन देशों की राजस्व आय पर्यटन में काफ़ी ज़्यादा है। पर्यटन में काफ़ी ज़्यादा है, यानी विकसित जो राष्ट्र है वो पर्यटन क्षेत्रों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जीडीपी में आय इनकी ज़्यादा है। किसकी? पर्यटन की ज़्यादा आय है, इस कारण है वो लोग हैं वो पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। आगे हमारा पॉइंट है पर्यटन आकर्षण। पर्यटन आकर्षण यानी पर्यटन को आकर्षित करने वाले जो चीज़ें हैं उनके बारे में। पर्यटन को आकर्षित कौन करता है भाई? पर्यटन को आकर्षित वही चीज़ें करती है, जैसे मान लीजिए कोई भूदृश्य है। भूदृश्य का मतलब पर्वत है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्री तट है, जो सुंदरता में बढ़िया तरीके से बीच दिख रहे हैं वो है। तो ये क्या करती है? पर्यटकों को आकर्षित करती है। फिर वहाँ पर पर्यटक जाकर के क्या करते हैं? बढ़िया तरीके से वहाँ पर रील्स वगैरह बनाते हैं। वो रील्स सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हैं। उससे देखने वाले जो लोग हैं आगे से आगे देखते रहते हैं, वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो भी फिर घूमने के लिए जाते हैं। तो ये एक तरीके से अभी वर्तमान में फलता फूलता एक तरीके से देखा जाए तो पर्यटन इंडस्ट्री जो वो सबसे ज़्यादा फल रही है। ठीक है, तो भूदृश्य इसको क्या करता है? आकर्षित करता है। जलवायु इसे आकर्षित करती है। इतिहास कला इसे आकर्षित करती है। तो इसमें अपन लिख लीजिए पर्यटन आकर्षण में पहला लिख लीजिए भूदृश्य, और भूदृश्य में लिखिए पर्वत, झीलें, नदियाँ, पर्वत, झीलें, नदियाँ, सुंदर हरे भरे मैदान, पहाड़ियाँ जो बर्फ़ से ढकी हुई हो, पहाड़ियाँ, सुंदर समुद्री तट आदि पर्यटकों को आकर्षित करती है। पर्यटकों को क्या करती है भाई? आकर्षित करते हैं। भाई ये सारी चीज़ें, झीलें हैं, नदियां हैं, हरे भरे मैदान है, पहाड़ियां हैं, ये ज़्यादा पर्यटकों को क्या करती है? लुभाती है। लोग खींचे चले आते हैं देख करके। हाँ, 2 नंबर हेडिंग लगाइए जलवायु। पर्यटन आकर्षण में आगे है जलवायु। दो नंबर हो गया हमारा कौन सा? जलवायु, क्लाइमेट। देखो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं वो गर्म प्रदेशों में ज़्यादा जाना घूमना पसंद करते हैं, और
गर्मी वाले जो लोग हैं वो ठंडे प्रदेशों में ज़्यादा घूमना पसंद करते हैं। भाई जैसे मान लीजिए यूरोप वाले, ये जो उच्च अक्षांशों में रहने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि हम तो गर्म और धूपदार प्रदेशों में जाकर के आराम से बढ़िया छुट्टियां मनाएंगे। और हमारे जो गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग हैं, जैसे वाले राजस्थान वाले, और राजस्थान वाले बढ़िया तरीके से छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं वहाँ कुल्लू मनाली, हमारे जो उच्च ठंडे प्रदेश है, उच्च अक्षांश वाले, वहाँ क्षेत्रों में जाकर के छुट्टियां मनाते हैं, बढ़िया आनंद लेते हैं, लोगों को और ज़्यादा आकर्षित वो करवाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसमें लिख लीजिए ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग गर्म व धूपदार मौसम की चाह रखते हैं या वो वहाँ घूमना पसंद करते हैं। ठीक है, या ये जो उच्च अक्षांश में रहने वाले यूरोपवासी लोग हैं, नॉर्वे के लोग हैं, वो अलग अलग भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के आसपास वाले क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं, भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में जहाँ गर्मी पड़ती है वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। ठीक है, आगे इसमें लिख लीजिए गर्म या उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग हिमाच्छादित क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हिमाच्छादित क्षेत्रों में जाना पसंद करते हैं। और 3 नंबर आ गया हमारा कौन सा, इतिहास एवं कला। देखो इतिहास कला की अगर बात करें तो जैसे बावड़ी है, किले हैं, बावड़ियाँ हैं, मंदिर है, मस्जिद है, जो प्राचीन काल में बने हुए हैं, है ना, उन चीज़ों को, जगहों को देखने के लिए आनंद आता है और लोग वहाँ पर जाते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, पर्यटन को आकर्षित करते हैं। तो लिख लीजिए इसमें प्राचीन समय में बने किले, हवेलियाँ, बावड़ियाँ, स्टेपवेल, बावड़ियाँ, ठीक है, महल, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, ठीक है, गुरुद्वारा आदि में घूमना पसंद करते हैं। तो ज़्यादातर लोग हैं वो कहाँ जाते हैं भाई, किले, हवेलियाँ। हमारे राजस्थान में भी अलग अलग प्रकार के किले हैं, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, और उन सभी को देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। धार्मिक दृष्टि से भी पुष्कर जी में आते हैं बहुत सारे, गलता जी है, हर जगहों पर ये लोग घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या करती है, पर्यटन को आकर्षित करती है, पर्यटन को प्रभावित करती है। हमारा अगला पॉइंट आ जाता है चिकित्सा पर्यटन। हाँ, ये नहीं है कि अस्पतालों में घूमने के लिए आ गए, चिकित्सा पर्यटन। तो हेडिंग लगाओ चिकित्सा पर्यटन। हाँ, देखिए जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर लोग हैं वो अपने जो क्षेत्रों से, दूसरे क्षेत्रों से, विकसित राष्ट्रों से भी आते हैं,
जहाँ पर विश्व स्तरीय क्या मिल जाती है, उनको चिकित्सा सेवाएं मिलती है। विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं मिलेगी तो लोग अपने आप दूसरे राष्ट्रों में से, दूसरे देशों से लोग हैं उन देशों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। वही क्या कहलाता है, चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। तो इसमें लिख लीजिए, जिन देशों में विश्व स्तरीय चिकित्सा सेवाएं मिलती है, वहाँ लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं। भाई जहाँ बढ़िया चिकित्सा सेवाएं मिलेगी वहाँ पर लोग ऑटोमेटिक इलाज करवाने के लिए आएंगे। अगर इसमें लिखना चाहे तो लिख लें, भारत, सिंगापुर, स्विट्ज़रलैंड, थाईलैंड आदि विकासशील देशों में चिकित्सा पर्यटन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। भाई सिंगापुर में है, स्विट्ज़रलैंड में है, लोग हैं वो बाहर से आते हैं और आकर के अपना इलाज करवाते हैं। और इसमें उदाहरण के लिए लिख सकते हैं, 2005 में 55,000 रोगी इलाज के लिए भारत आए थे। 2005 की बात है। आज भी उससे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई चिकित्सा के क्षेत्रों में, तो इलाज करवाने के लिए लोग हैं वो बाहर से आते हैं। यही क्या कहलाता है, चिकित्सा पर्यटन कहलाता है, चिकित्सा सेवाएं कहलाता है। तो अगर अपन देखें तो एक तरीके से तृतीय क्रियाकलाप जो सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, उसमें व्यापार वाणिज्य देखा था अपन ने, पर्यटन अपन ने देख लिया है, परिवहन अपन ने देख लिया है, और अलग अलग जो पर्यटन चिकित्सा पर्यटन है वो देख लिया है। सारी चीज़ें इसमें अपन ने देख ली है। हाँ, और इसमें चतुर्थक और पंचम क्रियाकलाप बचा है, केपी और बीपीओ बचा है, उसको भी अपन आगे देखेंगे। आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और एनसीईआरटी का ये जो सिलेबस है ये सभी के लिए ही एक तरीके से लाभदायक है। आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन एज इट इज़ उठ करके आ जाते हैं, जो एकदम सरल क्वेश्चंस होते हैं उनको भी उनके आंसर बच्चे नहीं दे पाते हैं। तो एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी अगर ज्योग्राफी आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।